तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिकली रिवर्स के बारे में बात की थी, तो वहां से थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रिवर्स के ऊपर क्या बनता है? डैम बनता है, तो डैम्स की बात करेंगे आज। रिवर्स, दो रिवर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग कैनाल के थ्रू, तो कैनाल्स की बात करेंगे हम। और ये दोनों करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा एक रिवीजन करेंगे आइलैंड्स का। आइलैंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ आइलैंड्स बच गए हैं, तो एक शॉर्ट रिवीजन समझ लीजिए। और फाइनली लेक्चर का एंड करेंगे हम विथ फॉरेस्ट। कितने प्रकार के फॉरेस्ट है उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई आइलैंड्स का रिव्यू। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कवर कर चुके हैं आइलैंड सारे आपके, लेकिन एक बार एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे हम लोग सारे आइलैंड्स का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़े आइलैंड बताइए, सबसे बड़े आइलैंड लैंड मास के हिसाब से, तो सबसे बड़ा आइलैंड हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, उसके बाद आपका न्यू गिनी, फिर होगा आपका बोर्नियो, फिर चौथे नंबर पे आपका मेडागास्कर और पांचवें नंबर पे आपका बैफिन आइलैंड्स। ये सब हम लोग मैप में देखने वाले हैं। तो ग्रीनलैंड की बात करेंगे। ग्रीनलैंड हमको सब पता है, तो मैक्सिमम ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड हमें पता होना चाहिए। कैपिटल उसका क्या है? नूक। और कौन से कंट्री के अंदर आता है ये? डेनमार्क कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया ना। ग्रीनलैंड के बाद अगले दो जो हम लोग आइलैंड की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये है आपका बोर्नियो आइलैंड और ये आपका न्यू गिनी आइलैंड। तो न्यू गिनी आइलैंड सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और बोर्नियो आइलैंड आपका थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो। तो ये आपका बोर्नियो है। तो बोर्नियो में 3 कंट्रीज पाए जाएंगे। ये वाला पोर्शन छोटा सा, ये आपका हो जाएगा ब्रुनेई। ठीक है, फिर आपका ये वाला जो शेडेड पोर्शन जो हम शेड कर रहे हैं, ये मलेशिया, और नीचे हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में आपका इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कालीमांतान रीजन। तो इसी रीजन में इंडोनेशिया का फ्यूचर कैपिटल बन रहा है, जिसका नाम है नुसंतारा। ठीक है, तो अभी कैपिटल कौन सा है आपका इंडोनेशिया का? करंट कैपिटल जकार्ता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। आगे जाके फ्यूचर कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया बनने वाला है नुसंतारा, डेवलपमेंट फेज में है। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई जकार्ता तो डूबने वाला है, तो इसलिए नया कैपिटल आपका बनाने की यहाँ पे बात होगी। तो ये बात होगी आपके इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया पूरा आपका एक यहाँ पे आइलैंड है ना, ये वाला जो पोर्शन जो कट गया है, ये वाला सिंगापुर का पोर्शन ये कट गया है, सॉरी, इंडोनेशिया का। तो इस वाले रीजन में ये जो रीजन है ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक ACEH बोलते हैं, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में तो आपका ये एक रीजन है ऑफ इंडोनेशिया। तो यहां से लेके पूरा ये कवर करता है इंडोनेशिया आपका न्यू गिनी आइलैंड तक। ठीक है, न्यू गिनी आइलैंड तक पूरा ये कवर करता है आपका। चलिए, ये तो बात होगी इंडोनेशिया की और बोर्नियो आइलैंड की। उसके बाद आते हैं न्यू गिनी पे। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडोनेशिया में आपका देखिए न्यू गिनी आइलैंड है। ठीक है, और ये जो न्यू गिनी आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से डिवाइड करने वाला एक वाटर बॉडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग टोरेस स्ट्रेट। तो टोरेस स्ट्रेट सेपरेट्स न्यू गिनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए ये बात हम लोगों ने समझ ली। तो नेक्स्ट चौथा सबसे बड़ा आइलैंड की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि है मेडागास्कर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका मेडागास्कर है। और फिर आपका पांचवा आइलैंड तो बैफिन आइलैंड हमें पता है, जो कनाडा है ना, ये हमने मैप में नहीं बनाया। तो कनाडा के जो नॉर्थन मोस्ट पोर्शन है, तो यहाँ पे कुछ आपके आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखेगा, उसके ऊपर आपको ग्रीनलैंड दिखेगा। तो इन दोनों के बीच में बड़ा सा आइलैंड है, जिसको कहते हैं बैफिन आइलैंड, वो आपका 5th सबसे बड़ा आइलैंड। चलिए, टॉप 5 आइलैंड्स हो गए। अब हम लोग दूसरे आइलैंड्स की बात करते हैं। तो मेडागास्कर से हम लोग, ये देखिए, मेडागास्कर से आप थोड़ा सा ऐसे नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, तो आपको यहाँ पे एक और आइलैंड ग्रुप दिखेगा, सीशेल्स। तो सीशेल्स में आपके 155 आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब देखिए सीशेल्स के पास यहाँ पे देखिए मेडागास्कर के, अगर आप यहाँ पे चले आएंगे ईस्ट में, तो आपको दिखेगा रियूनियन आइलैंड और यहाँ पे दिखेगा मॉरिशियस। तो मॉरिशियस के बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा। देखिए, ये जो मॉरिशियस है, तो मॉरिशियस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, चलो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब मॉरिशियस से आप थोड़े और नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, तो आपको ये छोटा सा आइलैंड ग्रुप दिखेगा। ये आइलैंड ग्रुप है चागोस आइलैंड। ठीक है, ये जो चागोस आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पे है, इसको बोलेंगे हम लोग डिएगो गार्सिया। ठीक है, चागोस का सबसे बड़ा आइलैंड को बोलेंगे डियोगो गार्सिया। तो डियोगो गार्सिया नाम के एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, 1500 में उन्होंने ये आइलैंड ढूंढा, उन्हीं के नाम पे रखा गया ये आइलैंड डियोगो गार्सिया। ये जो आइलैंड है, ये कंट्रोल किया जाता था बाय मॉरिशियस टिल
1814 से 1965 तक मॉरिशस कंट्रोल करता था, लेकिन अभी ये ब्रिटिश टेरिटरी है, ब्रिटेन कंट्रोल करता है इसको। और इसी आपके डियोगो गार्सिया में ब्रिटिश टेरिटरी में जो है उसमें यूएसए का मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। कोल्ड वॉर के जमाने में ये मिलिट्री बेस बनाया गया था, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली डियोगो गार्सिया की। मॉरिशस और रियूनियन वगैरह ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे पुराने लेक्चर्स में, तो इसको दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हॉर्न है, और यहाँ पे देखिए यमन है, ठीक है। बीच में आपका जो वाटर बॉडी है दैट इज गल्फ ऑफ एडन। तो यहीं पे आप ये जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसके ईस्ट में चले जाइए तो आपको एक आइलैंड दिखेगा जो कि है सोकोत्रा। कंट्रोल कौन करता है इसे? यमन करती है। यमन की गवर्नमेंट ही इस सोकोत्रा को कंट्रोल करती है। और ये सोकोत्रा आइलैंड के बीच में जो आपका वाटर बॉडी है उसको हम लोग बोलते हैं गुआरदाफुई चैनल, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या? गुआरदाफुई चैनल, ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं हम लोग एशिया में। एशिया में ये देख सकते हैं आप, चाइना है। चाइना में ये देखिए यहाँ पे हांगकांग है। हांगकांग के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है मकाओ आइलैंड। तो मकाओ आइलैंड बेसिकली पोर्चुगल कंट्रोल में था, लेकिन 1999 में चाइना के साथ एग्रीमेंट करके इन्होंने चाइना को ये आपका मकाओ आइलैंड दे दिया। तो आपसे पूछा जाए मकाओ आइलैंड कहाँ है, तो चाइना में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जापान की। जापान के 4 आइलैंड्स आपको पता होने चाहिए नॉर्थ से साउथ। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग होकाइडो आइलैंड। होकाइडो आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, और ये ऑब्वियसली नॉर्दर्न मोस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। इसके बाद नीचे आपका जो आइलैंड आप देख सकते हैं, ये आपका है होन्शु आइलैंड। ये आपका होन्शु आइलैंड है। होन्शु आइलैंड में आपका कैपिटल लंदन क्यों लिखा है? लंदन नहीं है, टोक्यो है, ठीक है। आपके टोक्यो है, ठीक है। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, तो होन्शु में ही है आपका टोक्यो कैपिटल। फिर देखिए ये जो आपका आइलैंड है छोटा सा, ये आपका दिस इज शिकोकू, और ये जो सबसे सदर्न मोस्ट है दैट इज क्यूशू। ये 4 आपके आइलैंड्स के नाम हम लोग को आने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी में ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है एक आइलैंड है। रिवर के बीच में एक आइलैंड बना हुआ है, इसलिए इसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। तो ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। नाम क्या है? मजूली आइलैंड, ठीक है। कहाँ है? आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आप बिल्कुल साउथ में चले जाइए तो सबसे साउथ में आपको ये फॉकलैंड आइलैंड्स दिखेगा आपको, ठीक है। साउथ अमेरिका में ऐसे साउथ सदर्न कोस्ट में ईस्टर्न रीजन में, अरे साउथ अमेरिका है ना, ईस्ट में चले आइए तो आपको यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड दिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चले आते हैं यूरोप में। यूरोप में ये नॉर्वे है, ये आपका स्कैंडिनेविया वाला रीजन है, और ये आपका आइसलैंड है। नॉर्वे आइसलैंड के बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा फरो आइलैंड, ठीक है, जिसको शीप आइलैंड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फरो आइलैंड या शीप आइलैंड ये आपका बिटवीन नॉर्वेजियन सी एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो भाई आपका नॉर्वेजियन सी ऊपर है, नॉर्वेजियन सी, और साउथ में आपका है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। इनके बीच में आपका फरो आइलैंड देखने को मिलेगा। 18 आइलैंड्स है तो बेसिकली अंडर डेनमार्क। ये भी डेनमार्क के अंदर ही आता है फरो आइलैंड, लेकिन बेसिकली सेल्फ गवर्निंग है, एक तरीके से ऑटोनॉमस है, ठीक है, अंडर डेनमार्क। तो यहाँ पे हमने फरो आइलैंड देख लिया। अब आते हैं हम लोग यूरोप में ही साउथ की तरफ आते हैं। साउथ में ये देखिए स्पेन दिख रहा होगा, ये आपका फ्रांस है, उसके बीच में देखिए अंडोरा भी दिख रहा होगा। ये एक और कंट्री है दोनों के बॉर्डर पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेन के आसपास ये जो सी है इसको बोलते हैं हम लोग बेलेरिक सी। इस बेलेरिक सी में कुछ आइलैंड ग्रुप दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको। इन आइलैंड्स को बोलते हैं हम लोग बेलेरिक आइलैंड्स। ये भी आपका ऑटोनॉमस है, लेकिन स्पेन के अंडर आता है। 5 आइलैंड्स आते हैं यहाँ इसमें, बेलेरिक आइलैंड्स में, और कैपिटल है इसका पाम डे मेलोरका, या केवल मलोरका भी बोल सकते हैं। मेलोरका इज द कैपिटल ऑफ बेलेरिक आइलैंड्स। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर आते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ये वेनेजुला है, बिल्कुल नॉर्थ वाला रीजन है। वेनेजुला के आप देखिए ईस्ट में चले आएंगे तो आपको ट्रिनिडाड एंड टोबागो मिलेगा, ठीक है। अब इसके नॉर्थ ईस्ट में बढ़िए आप, नॉर्थ ईस्ट में बढ़िए तो आपको ये आइलैंड मिलेंगे, आपकी ग्रुप ऑफ 6 आइलैंड्स, ठीक है। और सबसे बड़ा आइलैंड ये है ग्रेनाडा। ग्रेनाडा के अलावा आपके 6 और आइलैंड्स मिलेंगे। तो कैरेबियन सी में ये आपका ग्रेनाडा है, ठीक है। तो कैरेबियन सी का जो ग्रेनाडा है इसको आइलैंड ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। तो ग्रेनाडा आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके साथ 6 आइलैंड्स और हैं, तो ये पूरा आइलैंड समूह है, इसको आइलैंड ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं हम लोग ग्रेनाडा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे। अब चले आते हैं हम लोग पैसिफिक ओशन में।
ठीक है, पैसिफिक ओशन में हम लोग ओशिनिया चले आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटर में आपको दिखेगा एक आइलैंड कंट्री फिजी। इसके नॉर्थ में आपका है तुवालू, इसके वेस्ट में चले आइए है वन्नाटू, और इसके ईस्ट में चले आइए तो आपको दिखेगा टोंगा, तुवालू और वन्नाटू, और बीच में यहाँ पे आपको फिजी दिखेगा। इसको थोड़ा जूम कर लिया हमने, तो अगर जूम किया तो दो बड़े बड़े आइलैंड दिखेंगे, एक तो ये आइलैंड है, एक तो ये आइलैंड है। दो बड़े आइलैंड है और टोटल 322 छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है फिजी। लेकिन मोस्टली 87% पॉपुलेशन जो फिजी का कहाँ रहता है, आपको यहाँ रहता है वीटी लेबू में। ये वीटी लेबू नाम की जगह है, यहाँ रहता है। और वानुआलावू और वीटी लेबू, इन दो आइलैंड में आपके मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहता है ऑफ फिजी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नॉर्थ अमेरिका पहुंचते हैं। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इस पे आज के आसपास के आइलैंड देख लेते हैं। चलिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के हम लोग आते हैं वेस्ट में। तो यहाँ पे आपको देखिए ये फ्लोरिडा स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे मियामी दिखेगा। मियामी के जस्ट सामने आपको ये आइलैंड दिखेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग बहामास आइलैंड है। ठीक है, अब ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आप चले जाइए वेस्ट में, तो आपको एजोरस आइलैंड दिखेगा। कौन कंट्रोल करता है? पोर्चुगल कंट्रोल करता है एजोरस आइलैंड। चले आएंगे हम लोग साउथ ईस्ट में आपका अफ्रीका के पास सेनेगल के सामने आपको ये आइलैंड ग्रुप दिखेगा। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? केप वर्डे। तो ये सब आइलैंड ग्रुप्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे हम लोग कैनाल्स पे। चलिए, आइलैंड्स हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, अब हम लोग कैनाल्स पे आते हैं। ठीक है, कुछ आइलैंड देखे हमने, कुछ आइलैंड पहले भी हम लोग देख चुके हैं कॉन्टिनेंट्स में, तो कुल मिला के दोनों मिला के सारे आइलैंड्स कवर हो गए आपके वर्ल्ड के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैनाल्स पे। रिवर्स हमने देख लिया है, रिवर्स के ऊपर कैनाल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपका पनामा कैनाल। ये देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है। ये बेसिकली फुल सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका के बिल्कुल साउथ में एक कंट्री है पनामा। इस पनामा में आपका एक कैनाल बना दिया गया है, जिससे आपका यहाँ पे तो आपका पैसिफिक ओशन है और यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। इससे जोड़ने से फायदा क्या हुआ? अब देखिए, ये हमारा लेटर से नॉर्थ अमेरिका था। ठीक है, और ये ऐसे पनामा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका है। बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया है, देखिए आप अप्रिशिएट करिए। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता था, आपका वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट अगर आना होता था तो क्या करना पड़ता था? आपको पूरा ऐसे घूम के आना पड़ता था। पूरा ऐसे देखिए घूम के आके फिर आप यहाँ पे आते थे, तो करीबन 22,000 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ती थी। लेकिन जब ये पनामा कैनाल यहाँ पे ओपन हो गया है, तो अब ये डायरेक्टली ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट का रास्ता छोटा हो गया है। करीबन 9,500 किलोमीटर से में ही आप कवर हो जाता है। तो पूरा जो साउथ अमेरिका है उसको आपको सर्कल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पनामा कैनाल हो गया, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन को में से जोड़ता हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कील कैनाल कहाँ है? ये देखिए आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के ऊपर यहाँ पे देखिए नॉर्वे होगा, ये आपका स्वीडन होगा। तो डेनमार्क और स्वीडन के बीच में आपका ये कैनाल बनाया गया है, जो जोड़ता किसको है? ये क्या है आपका? बाल्टिक सी। और ये क्या है आपका? नॉर्थ सी। तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ने वाला कैनाल है, जिसके एक तरफ डेनमार्क है, दूसरी तरफ स्वीडन है। और ये जो कैनाल है इसको बोलेंगे हम लोग कील कैनाल। इट कनेक्ट द नॉर्थ सी विद द बाल्टिक सी। और ये इसको बोलेंगे बिजिएस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। अगर पूछा जाए तो आप बताइए, कील कैनाल इज द बिजिएस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। चलिए अगले कैनाल पे हम लोग अब बढ़ेंगे। तो ये है आपका सुएज कैनाल, बहुत फेमस कैनाल है। यही आपका गल्फ ऑफ सुएज है, और ये आपका सुएज कैनाल है, और यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी ऐसे जोड़ता हुआ आपका ये सुएज कैनाल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस कैनाल के अगर हम देखेंगे वेस्ट में, तो यहाँ पे देखेंगे सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट कंट्रोल करता है ये। चलिए अब आते हैं हम लोग व्हाइट सी पे। तो ये देखिए आपका बाल्टिक सी था। ठीक है, बाल्टिक सी था, और बाल्टिक सी के उस तरफ नॉर्थ सी था, बीच में आपका कील कैनाल था। ये पढ़ चुके हम लोग। अब ये बाल्टिक सी के आप वेस्ट में आ जाइए, तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े लेक दिखेंगे। यहाँ पे देखिए लेक ओनेगा है, और लेक ओनेगा से आपका जो बाल्टिक सी है ये भी तो कनेक्टेड है ही हमारा। ठीक है, अब ये जो व्हाइट सी है, व्हाइट सी से आपका ऐसे लेक ओनेगा को जोड़ता हुआ आपका एक कैनाल है, और लेक ओनेगा से सीधा आपका बाल्टिक सी जुड़ जाता है। तो बेसिकली ये जो कैनाल है वो व्हाइट सी को डायरेक्टली आपका बाल्टिक सी से जोड़ता है, एक ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि लेक ओनेगा से बाल्टिक सी तो वैसे ही जुड़ा हुआ है आपका सी, मतलब ये जो आपके लेक्स हैं जुड़े हुए हैं। अब अगर व्हाइट सी को कनेक्ट कर दिया जाए आपका लेक ओनेगा से, तो डायरेक्टली कनेक्शन मिल जाएगा ना, कहां से? व्हाइट सी से बाल्टिक सी तक का, यही कर दिया गया है। तो इसी कैनाल को बोला गया है व्हाइट, ये टी है, व्हाइट बाल्टिक कैनाल, व्हाइट बाल्टिक कैनाल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग डेन्यूब की।
तो भाई ये डेन्यूब रिवर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड के आसपास ये निकलता है ब्लैक फॉरेस्ट से, और ऐसे घूमता घामता पूरा आ जाता है आपके ब्लैक सी में, यहाँ पे फॉल करता है आगे। ये तो बात होगी डेन्यूब की। उसके बाद बात करते हैं राइन की। ये देखिए रॉटरडैम से होता हुआ, बॉन से होता हुआ ये आपका नदी आपकी जा रही है, ये फ्रांस का बॉर्डर बनाते हुए ये स्विट्जरलैंड से आपका निकल रहा है। ये इन दो नदियों को, इस नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये जो आपका राइन रिवर की यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आप देख रहे हैं, इस ट्रिब्यूटरी को ज्वाइन कर दिया गया डैन्यूब से, तो बन गया है राइन मेन डैन्यूब कैनाल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तो ब्लैक सी है, ये आपका नॉर्थ सी है, तो पूरा अगर कनेक्शन देखा जाए इस कैनाल के थ्रू आपका, ये तो आपका क्या आ रहा है, राइन आ रहा है ना, ये राइन की ट्रिब्यूटरी है, एक राइन मेन, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया गया आपका डैन्यूब से, ये आपका डैन्यूब आ रहा है। तो ये राइन से पूरा जो नॉर्थ सी से अगर आप चलते चले आए तो नॉर्थ सी से पूरा कनेक्शन हो जा रहा है आपका किसका, आपका ब्लैक सी का। तो राइन मेन डैन्यूब कैनाल जोड़ता है नॉर्थ सी को ब्लैक सी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये राइन मेन डैन्यूब कैनाल हमने समझ लिया। बेसिकली राइन का एक ये ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर, ठीक है। ये मेन रिवर जो राइन का ट्रिब्यूटरी है उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग डैन्यूब से। पहले जो था आपका एक लुडविग कैनाल था आपका साउथ जर्मनी में, ठीक है। ये आपका राइन और मेन रिवर को जोड़ने वाला कैनाल हुआ करता था, जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रॉय हो गया, तो नया कैनाल बनाया गया राइन मेन डैन्यूब कैनाल। तो लुडविग कैनाल आपका पहले जर्मनी में था, साउथ जर्मनी में, जो डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसके बाद बनाया गया आपका राइन मेन डैन्यूब कैनाल। आई होप बात समझ में आ रही होगी। और कुछ बातें यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गई थी। देखिए सुएज कैनाल जो है, सुएज कैनाल के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में आपका पोर्ट सैद है, पोर्ट सैद, और साउथ में देखिए सुएज सिटी के पास आपका पोर्ट तौफीक है। तो पोर्ट सैद टू पोर्ट तौफीक आपका सुएज कैनाल फ्लो करता है, और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैनमेड कैनाल है। सारे जो मैनमेड कैनाल्स में से सबसे बड़ा मैनमेड कैनाल आपका है सुएज कैनाल, तो ये देखा था। और देखिए आपका जो ये जो व्हाइट बाल्टिक कैनाल है, व्हाइट बाल्टिक कैनाल को हम लोग स्टालिन कैनाल भी बोलते हैं। देखिए फाइनली हम लोग आते हैं हमारे वोल्गा डॉन कैनाल में। देखिए ये आपका वोल्गा रिवर जा रहा है यहाँ पे कैस्पियन सी में गिराता हुआ, ठीक है, रशिया से होता हुआ, और ये आपका सी ऑफ एजाव में गिराता हुआ डॉन रिवर, ठीक है। तो ये दोनों रिवर को जोड़ने वाला जो कैनाल है दैट इज वोल्गा डॉन कैनाल, ठीक है, वोल्गा डॉन कैनाल याद रखिए। इसके अलावा ग्रेट लेक्स पे देखिए, ग्रेट लेक्स पे देखिए लेक सुपीरियर, उसके से आपका लेक ह्यूरॉन को जोड़ने वाला जो कैनाल है उसको बोलते हैं साउथ स्टे मारी, साउथ स्टे मारी, ठीक है। और ये पूरे जो ग्रेट लेक खत्म होने के बाद फिर यहाँ से जुड़ता है आपका लॉरेंस रिवर, यहाँ पे आपका सेंट लॉरेंस कैनाल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने सारे कैनाल्स की फिनिश कर दी। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ने जा रहे हैं डैम्स, ठीक है। नदियों पे डैम्स बनता है, ठीक है। नदियों को जोड़ते हुए बात करिए हमने कैनाल्स की, और नदियों के ऊपर बनता है डैम्स, उन डैम्स की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका नाइल रिवर पे कौन सा डैम है, तो आसवान डैम है, याद रखना है। ये आपका नाइल रिवर है, यहाँ पे आपका ये जो आपका आई डैम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आई डैम या आसवान डैम। फिर आपका यहाँ पे कोलोराडो रिवर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कोलोराडो रिवर होगा आपका। कोलोराडो रिवर पे आपका ऊवर डैम है, ऊवर डैम जिसका दूसरा नाम बोल्डर डैम भी कहते हैं, ठीक है, या इसको आप ब्लैक कैनियन भी बोलते हैं, ठीक है, कोलोराडो रिवर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है जो ऊवर डैम बना था वो ब्लैक कैनियन के ऊपर ही बना था, पहले वो ब्लैक कैनियन बोला जाता था उसको, वहीं पे आपका ऊवर डैम इज बिल्ड, ठीक है, ऑन द कोलोराडो रिवर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जापान की तरफ। जापान में आपका एक रिवर है जिसका नाम है कुरोबे रिवर। कुरोबे रिवर के ऊपर आपका कुरोबे डैम है जापान में, याद रखिए। फिर बात करते हैं हम लोग जाम्बेजी रिवर, ठीक है। यहाँ देखिए ये जाम्बिया है, ये आपका जिम्बाब्वे है, इसके बॉर्डर पे जो आपका रिवर फ्लो करेगा वो उस रिवर को हम लोग बोलते हैं रिवर जाम्बेजी। तो रिवर जाम्बेजी पे में आपका मोजाम्बिक में एक डैम है जाम्बेजी रिवर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कहोरा डैम, मोजाम्बिक में, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चले हम लोग, तो यहाँ पे आपको करीबा डैम दिखा, करीबा डैम इज ऑल्सो ऑन जाम्बेजी रिवर। तो कहोरा एंड करीबा, कहोरा डैम पूछा जाए तो किधर है, दैट इज इन मोजाम्बिक, और करीबा डैम किधर है, ये आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर में पड़ता है ऑन जाम्बेजी रिवर, करीबा डैम, ठीक है। लिखा है यहाँ पे वही सेम चीज, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर में। ये देखिए बॉर्डर लाइन है ना, ऊपर यहाँ पे जाम्बिया है, नीचे आपका जिम्बाब्वे है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे नूरेक डैम का है तजिकिस्तान में, ठीक है। ये आपका तजिकिस्तान है, तजिकिस्तान में ये नूरेक डैम है,
ठीक है। उनका जो कैपिटल है तजिकिस्तान का दुशान के पास है ये, ठीक है। ऑन बख्श रिवर के ऊपर नूरेक डैम है आपका। चलिए अब आते हैं हम लोग यूएसए के नॉर्थ में। यूएसए के साउथ में हमने देखा था कौन सा, हमने देखा था हूवर डैम। नॉर्थ में आ जाइए यहाँ पे, तो नॉर्थ में आप कनाडा के बॉर्डर के आसपास ही, बॉर्डर पे नहीं, बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे आपका एक दिखेगा ग्रैंड कूली डैम। कौन से रिवर पे है? ऑब्वियसली कोलंबिया रिवर पे, कोलोराडो रिवर पे है हूवर डैम, कोलंबिया रिवर पे है ग्रैंड कूली डैम, ठीक है। ये नॉर्थ यूएसए में, और हूवर डैम आपका यूएसए के साउथ में था, साउथ यूएसए में था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओकोसोम्बो रिवर, इसको वोल्टा डैम भी बोलते हैं। ओकोसोम्बो डैम या वोल्टा डैम, ये आपका वोल्टा रिवर पे है, घाना अफ्रीका। ये आप घाना देख सकते हैं, ठीक है। इस घाना में, इस वाले रीजन पे, यहाँ पे आपको दिखेगा ओकोसोम्बो डैम या वोल्टा डैम ऑन वोल्टा रिवर। फिर आते हैं हम लोग यूरोप में देखिए स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में आपका डिकेंस रिवर है, जो डिकेंस रिवर के ऊपर नाम है ग्रैंडे डिक्सेंस, ये आपका डिकेंस रिवर पर है, ठीक है। याद रखिए ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनगुरी डैम। ये आपका जॉर्जिया है, ये आपका कॉकेसस माउंटेन्स है, ये आपका इनगुरी डैम है। नेक्स्ट बात करते हैं वजांटे डैम, इटली। वजांटे रिवर आपका है इटली में, वजांटे डैम। देखो मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, पता नहीं, चेक कर सकते हैं आप इसको। देखिए वजांटे, BAJONTE, इटली में है। इनगुरी आपका जॉर्जिया में है। फिर हम लोग बात करते हैं इटेपू डैम कहाँ है? तो ये आपका ब्राजील और ये पराग्वे है। ये ब्राजील है, पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर में आपका इटेपू डैम है, आपका पराना रिवर। ये भी पराना रिवर शो करती है, आप लोगों को मालूम है, बॉर्डर बनाती हुई जाती है, ठीक है। तो पराना रिवर ये आपका इटेपू डैम है, ब्राजील और पराग्वे के बॉर्डर में। फिर आपका फेदर रिवर, यूएसए पहुंच गए हम लोग। यूएसए के फेदर रिवर में आपका ओरोविल डैम है, ओरोविल डैम आपका फेदर रिवर, ठीक है। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे चाइना पे आते हैं हम लोग। चाइना पे देखिए ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसे तिब्बत में यारलंग जैम्बो रिवर भी बोलते हैं, यारलंग सैंगपो रिवर भी बोलते हैं। तो इसको, इस पे है आपका जांगमू डैम, ठीक है, बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र में। इसके अलावा आपका जियोवान डैम आपका मेकोंग रिवर पे बनाया जा रहा है। ये आपका है जियोवान डैम और जांगमू डैम। जियोवान डैम आपका मेकोंग रिवर पर है और जांगमू डैम आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डैम भी फिनिश कर लिया। अब आते हैं हम लोग फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं, अलग अलग रीजन में किस प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं उसको शॉर्ट में हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में देखेंगे। देखिए फॉरेस्ट हम लोगों के आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, और जो हमारा कल नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो आएगा क्लाइमेट के ऊपर। तो क्लाइमेट का आपका और अच्छे समझ में आएगा। जो फॉरेस्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट थोड़ा सा रिलेटेड भी है, तो थोड़ा हम लोग स्टार्टिंग में कुछ अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे फॉरेस्ट का, और मेन अच्छे से आपको समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। देखिए फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपके ट्रॉपिकल रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अभी एवरग्रीन का मतलब ये होता है पत्ते यहाँ पे कभी झड़ते नहीं है, मतलब पूरे समय आपको ऐसा कभी पतझड़ का मौसम नहीं दिखेगा कि सारे पेड़ ने पत्ते गिरा दिए, ऐसा सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये होता है रेन फॉरेस्ट का एरिया। आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, इनके बीच का जो रीजन है ये इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पे आपको ये रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। 40% ऑफ द रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको अमेजन बेसिन में मिलेगा, साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये आपका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया और सबसे डेंसेस्ट एरिया है। मोस्टली आपका पेरू, इक्वेडोर और ब्राजील का रीजन जो है दैट इज अमेजन बेसिन। ये 40% जो रेन फॉरेस्ट दुनिया में है आपको इस एरिया में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन जैसा कि हम लोग जानते हैं ये आपका अफ्रीका में है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सारी कंट्रीज आपके इक्वेटर के पास के जो कंट्रीज है ना, उस एरिया में आपको कॉन्गो बेसिन मिलेगा। ये भी आपका रेन फॉरेस्ट है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में जो आइलैंड कंट्रीज हमारे इंडोनेशिया है, न्यू गिनी है, इस एरिया में आपको मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में भी। तो बेसिकली आपके रेन फॉरेस्ट ये 3 बड़े बड़े रीजन में आपको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए होता क्या है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। क्यों बारिश ज्यादा होती है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ज्यादा आपका इवेपोरेशन होता है। ज्यादा इवेपोरेशन होता है तो कन्वेंशनल रेनफॉल आपको काफी ज्यादा होता है। कन्वेंशनल रेनफॉल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लाइमेट का लेक्चर, अगर आपको याद हो तो क्लाइमेट के लेक्चर में हमने देखा था कि भाई इवेपोरेशन होता है और फाइनली यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स आपको बरसात करते हैं। तो
कन्वेंशनल रेनफॉल यहाँ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल की वजह से यहाँ की जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है ना, पानी बहा के ले जाता है, तो इनके जो सॉइल में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है, ठीक है। और ये एरिया फेमस है हार्डवुड के लिए, बहुत ही मतलब जो लकड़ी होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लकड़ियां, जैसे कि रोजवुड, एबोनी, महोगनी, शीशम, ये सब जो स्ट्रॉन्ग वुड्स हैं जिसे हार्डवुड कहते हैं, ये हार्डवुड आपको मिलेगा कहाँ पे? ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे पहला हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो आपका एवरग्रीन नहीं होता, यानी कि वो अपने पत्ते जो है उनके झड़ जाते हैं। कब? जब बारिश का समय होता है तब तो उन पेड़ों में, फॉरेस्ट में काफी आपको पत्ते दिखते हैं, लेकिन जब ड्राई सीजन आता है तो दे शेड देयर लीव्स, अपने पत्ते वो गिरा देते हैं। इसलिए जब ड्राई सीजन आता है, समर का सीजन आता है, तो इन फॉरेस्ट में पेड़ों में पत्ते नहीं होते। तो दो अलग अलग सीजन होते हैं। जो पतझड़ का सीजन होता है वहां पे ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी होती है। तो इनको मॉनसून फॉरेस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि भाई मॉनसून के टाइम में भाई हरियाली है, मॉनसून जब चला जाता है तो ये पत्ते अपने जड़ा देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, देखिए इंडिया में नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सेंट्रल अमेरिका, ये भी मैप में दिखाएंगे। जितने भी रीजन जहाँ पे मॉनसून आता है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, वहां आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ दिखेगा हमें। तो मैप पे अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए इंडिया और ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ये सब आपका मॉनसून क्लाइमेट में आता है। आपका ये सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन और नॉर्थ साउथ अमेरिका के नॉर्थ वाला जो रीजन है आपका, कोलंबिया, वेनेजुएला वाला रीजन, ये और ऑब्वियसली कैरेबियन आइलैंड, इन सब में आपको देखने को मिलेगा मॉनसून क्लाइमेट। थोड़ा सा अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा, मेडागास्कर में भी मिलेगा, और आपके नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख सकते हैं ऐसा क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेट होता है मॉनसून क्लाइमेट, और इन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट टाइप है जिसकी बात करेंगे, अच्छा इसमें जो ट्रीज हैं, अभी हमने देखा था जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, वहां पे हार्डवुड मिलता है, और डेसिडुअस फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट ट्रीज है साल, टीक, नीम, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रीज है डेसिडुअस फॉरेस्ट के। चलो दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड आते हैं, थर्ड आर टेम्परेट एवरग्रीन। अभी देखिए ट्रॉपिकल रीजन से हम लोग बाहर आते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में दो देखे हमने, एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब हम लोग टेम्परेट रीजन में आएंगे, थोड़ा आपके लैटिट्यूड में, हम लोग हायर लैटिट्यूड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली ये लोग ईस्टर्न एज ऑफ द कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं, ईस्टर्न एज, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न एज पे। चलिए देखेंगे मैप में, अगर आप देखें ये जो आपका है ईस्टर्न एज में है कॉन्टिनेंट के, और ये चाइना, ये भी ईस्टर्न एज है कॉन्टिनेंट का। ये देखिए ये भी ईस्टर्न एज है साउथ अमेरिका का। बेसिकली आपका साउथ वेस्ट ब्राजील की बात यहाँ पे हो रही है, और देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं भी मिल जाएगा। तो ये सारा जो क्लाइमेट है हायर लैटिट्यूड में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन। यूएसए देखा हमने, साउथ चाइना देखा, साउथ ईस्ट ब्राजील देखा, ठीक है। ब्राजील के साउथ ईस्ट में है ना, देखिए ये आपका ब्राजील है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको ये फॉरेस्ट दिखेगा, साउथ ईस्ट ब्राजील में। तो ये सब रीजन हमने देखा, यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन मिलेगा, ठीक है। इनके जो पेड़ होते हैं वो भी हार्डवुड होते हैं विद ब्रॉड लीव्स, बड़े चौड़े इनके पत्ते होते हैं, ठीक है। ब्रॉड लीव्स वाले आपके जो ये पेड़ होते हैं, जैसे कि ओक, लॉरेल, मैग्नोलिया, ठीक है, यूकेलिप्टस। तो ये सब पेड़ आपको दिखेगा टेम्परेट एवरग्रीन रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे हमने मैपिंग भी यहाँ पे देखी। तीन टाइप के फॉरेस्ट हो गए। फोर्थ टाइप के फॉरेस्ट पहुंचते हैं, दैट इज मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बेसिकली 30 to 45 डिग्री नॉर्थ में भी मिलेगा, साउथ में भी मिलेगा। ये मोस्टली आपके वेस्टर्न एज ऑफ कॉन्टिनेंट पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में अभी मैपिंग देखेंगे हम लोग। आपका यूएसए के कैलिफोर्निया में आपको दिखेगा, और साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आपको दिखेगा। यहाँ देखिए मैप में, देखिए ये आपका मेडिटेरेनियन रीजन है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न एज में मिलेगा आपको, देखिए वेस्टर्न एज में मिल रहा है, ये कैलिफोर्निया मिला आपको, यहाँ पे आपको चिली मिला, यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है आपका। देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन देखेंगे हम लोग, साउथ अफ्रीका में छोटा सा रीजन है, तो ये है आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अच्छा, इस क्लाइमेट की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में केवल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए, तो रीजन हमने देख लिया। अभी ऐसे जो फॉरेस्ट है यहाँ पे मोस्टली हमें मिलते हैं सिट्रस फ्रूट्स, चाहे वो पियर, लेमन, ग्रेप्स, मलबरी, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, इस प्रकार के सिट्रस फ्रूट, ठीक है, आपको मिलेंगे इन मेडिटेरेनियन रीजन। और इसके अलावा कॉर्क, ओक, ऑलिव, प्लम, चेस्टनट, ये सब मिलेगा आपको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में, ठीक है। मैपिंग भी हमने देख ली है। अब आते हैं हम लोग लास्ट दो टाइप ऑफ फॉरेस्ट। एक है आपका टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट। देखिए टेम्परेट एवरग्रीन नहीं है, टेम्परेट कॉनिफरस है। और ज्यादा हाइट में चले जाएंगे, यानी कि और ज्यादा हम लोग हाई लैटिट्यूड में जाएंगे, 50 से 60 डिग्री। कनाडा में, यूरोप में, यूएसए में, एशिया में आपको ये देखने को मिलेगा।
और सबसे ज्यादा अगर फॉरेस्ट एरिया कौन से फॉरेस्ट की होते हैं तो ये होते हैं टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा इनका एक्सपेंशन है पूरी दुनिया में, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर करता है कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा कहाँ पे होंगे, देखिए ये आपका बिल्कुल देखिए आप यूएसए कनाडा नहीं सॉरी कनाडा वाला रीजन है। यहाँ पे देखिए आप एशिया में, यूरोप में, ये जो आपका 50 to 60 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, 50 to 60 डिग्री नॉर्थ वाला रीजन है, ये है आपका कॉनिफर्स यहाँ पे मिलते हैं। ऑल्सो इसको टैगा क्लाइमेट भी बोलते हैं, टैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए कनाडा देखा था हमने, यूरोप, एशिया, यूएसए का मतलब ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं, मतलब छोटा मोटा पोर्शन यूएसए में भी देख सकते हैं आप। चलिए जैसे इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपके हिमालयाज में भी आपको कॉनिफर्स फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि हिमालय वैसे तो हाई लॉटिट्यूड में नहीं है, लेकिन हिमालय के बिल्कुल टॉप में चले जाएंगे आप, बिल्कुल हाई, बहुत हाइट में, जहाँ पे इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है, काफी कम टेम्परेचर जहाँ पे होगा, वहां पे आप देखेंगे आपको पाइन, देवदार, फर, हेमलॉक, स्प्रूस, ये सारे आपको कॉनिफरस जो फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं आपको मिल जाएंगे। और ऑब्वियसली इन सब एरियाज में तो कनाडा, यूरोप और रशिया वाले रीजन में तो देखने को मिलेगा ही। ये बात होगी हमारे टैगा फॉरेस्ट की या टेम्परेट कॉनिफर्स फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट जहाँ पे पानी ज्यादा गिरता नहीं है, इसको हम लोग ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन भी बोलते हैं। लंबे लंबे रूट्स होते हैं, टेम्परेचर काफी हाई होता है, ड्राई रीजन होता है ये वाला, ठीक है। इनके जो स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं काफी थिक होते हैं, क्योंकि इनको फूड स्टोर करना होता है, पानी स्टोर करना होता है अपने अंदर, ठीक है। और इनके जो लीव्स होते हैं, इनके पोर्स मोस्टली क्लोज होते हैं, इनमें स्पाइन्स होता है ताकि वाटर का लॉस ना हो सके, और वैक्सी टेक्सचर होता है, मतलब आपकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां के ऊपर आपको वैक्स दिखेगा, वैक्सी दिखेगी, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा इन डेजर्ट प्लांट्स। तो देखिए आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है वर्ल्ड क्लाइमेट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।